नाज़रीन, आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का मौजू रियाजी है, मैथमेटिक्स, इल्म रियाजियात, जिसको आम ज़ुबान में या आम तौर पे मैथ भी कहा जाता है। बच्चों को जब ये मज़मून पढ़ाया जाता है तो इस मज़मून के अंदर बहुत से फार्मूले सिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज के दौर में इसको आम तौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आज से 5000 साल पहले अगर देखा जाए तो मिस्र के अंदर मौजूद एहराम मिस्र की तामीर के दौरान उसकी एक एक ईंट को ऐसे रखा गया कि उसको रियाजी को मद्देनज़र रखते हुए, इल्म रियाजी को देखते हुए, जानते हुए एहराम मिस्र की तामीर की गई। साइंसदानों ने देखा कि वहाँ पर एक एहराम का दूसरे एहराम से जो डिस्टेंस है, वो जो उसका आपस में जो उनके दरमियान में जो रास्ता है, वो भी इल्म रियाजी को देख के मद्देनज़र रखते हुए उसको तामीर किया गया। उसके बाद अगर आप मिस्र से 7000 किलोमीटर दूर जाते हैं मुल्क चीन में, तो चीन के अंदर आज से 2500 साल पहले बनाई गई दीवारें चीन की तामीर इल्म रियाजी को जानते बूझते और इल्म रियाजी के मुताबिक उसकी तामीर की गई। ऐसा हो ही नहीं था सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बुलंद दीवार बनाते वक्त इल्म रियाजी का इस्तेफादा ना किया जाए। आज के दौर में जब हम इल्म रियाजी देखते हैं तो वो उस तरह हमें नहीं दिखाई देता। अगर हम देखें कि इसकी तारीख, रियाजी, इल्म रियाजी की तारीख में देखें तो हमें फिसागोरस, जो उनसा एक बहुत ज़्यादा बड़ा अजीम यूनानी मैथमेटिशियन है जो कि आज जाने जाते हैं, उन्होंने इसको एक कंप्लीट, एक मुकम्मल मजमून की हैसियत दी और इसको आगे पहुंचाया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम देखते हैं कि कौन कौन आगे आया, जिस तरह अगर देखा जाए अलजबरा का जब नाम लिया जाए, अलगोरिदम्स का नाम लिया जाए तो अल-ख्वारिज़मी का नाम हमारे जहन में आता है। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जाएं, ईरान के अंदर शरफ अल तूसी का नाम हमारे जहन में आता है। उसके बाद अगर देखा जाए क्यूबिक स्क्वायर को, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उमर ख़य्याम का नाम ईरान के शहर जो उनसे उधर से आता है, ईरान के शहर नेशापुर में वो विलादत हुई उनकी, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए। ईरान के शहर निशापुर में उनकी वफ़ात हुई और उन्होंने क्यूबिक स्क्वायर के ऊपर काम किया। इसी तरह रमानुजान हिंदुस्तान से, उन्होंने पाई स्क्वायर के ऊपर, पाई के ऊपर काम किया, इन्फिनिटी के ऊपर काम किया। इन सब के सब साइंसदानों ने हिसाब के ऊपर, रियाजी के ऊपर काम किया और रियाजी के इल्म को आगे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रिसर्च की और लोगों को बताया। आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के अंदर हम रियाजी के ऊपर बात करेंगे, इसके फ़ायदे आम ज़िंदगी के हम किस तरह इसके फ़ायदे हमें नज़र आते हैं, और साथ साथ हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे जो हमारे सवालात के जवाब देंगे और हमें बताएंगे रियाजी, इल्म रियाजी है क्या, और उसके ऊपर बातचीत करेंगे हम। इसके अलावा हम वो बच्चे जो आजकल इल्म रियाजी से दूर जा रहे हैं, उनको नहीं इंटरेस्ट इतना, उनके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं कि उनको दिलचस्पी पैदा हो, इस पर बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अभी प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करते हैं। नाजरीन, आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के अंदर इल्म रियाजी पे बात की जा रही है, इल्म रियाजियात, मैथमेटिक्स, मैथ की बात की जा रही है। बहुत सारे सवालात हमारे जहन में मौजूद हैं। हमने बात की किस तरह से एहराम मिस्र की तामीर में चाइना की वॉल के अंदर जो दीवारें चीन बनाएगी, उसमें जो मैथ का जो इस्तेमाल किया गया। अब अगर हमारे पास जहन में बहुत सारे सवालात है, रियाजी क्या है, रियाजी की अहमियत क्या है, इसलिए हमारे साथ आज एक मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पीएचडी मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी की हुई है आपने, आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर और काफ़ी ज़्यादा वसी मैथमेटिक्स के ऊपर आपने काम किया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मैं आपको सुन सकता हूँ। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले मैं अब प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी वालेकुम सलाम, मोस्ट वेलकम। जी प्रोफेसर साहब, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू रियाजी है, इल्म रियाजी। मैं अभी बता रहा था कि किस तरह इल्म रियाजी को तारीख़ के अंदर इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से इसको हर एक चीज़ के अंदर बनाने में इस्तेमाल किया गया हज़ारों साल पहले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रियाजी असल में है क्या, इल्म रियाजी है क्या? देखिए, मैथमेटिक्स और इल्म रियाजी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियंस और फिलोसफर्स ने रियाजी को मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्लेन किया है, मुख्तलिफ अंदाज से उसकी तारीफ जो है वो पेश की है। तो अगर आप आसान तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो मैं यूँ कहूँगा कि मैथमेटिक्स या रियाजी जो है वो साइंस का ऐसा सब्जेक्ट है
जिसके अंदर आप पूरी कायनात और कायनात के अंदर जो कुछ भी है उसको लॉजिक के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी है इसको लॉजिक के जरिए समझने का नाम और एक्सप्लोर करने का नाम जो है वो मैथमेटिक्स या रियाजी है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इल्म रियाजी की इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? देखिए, अगर इसकी इब्तिदा पे जाएं तो मैं यूं कहना चाहूंगा कि जब इंसान ज़मीन पे आया और ज़मीन पे आने के बाद इसने जब कायनात की चीज़ों को लॉजिक के ज़रिए समझने की कोशिश शुरू की, उसको अकली दलाइल के ज़रिए समझना शुरू किया कायनात को, तो वहीं से रियाज़ी की इब्तिदा हो गई थी। फिर ये हुआ कि उन्होंने मतलब उसको कन्वर्ट किया सिंबल्स में, रिटन फॉर्म में, तो फिर रिटन मैथमेटिक्स शुरू हो गया सिंबल्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में। अब इसमें जो पहला सबसे बड़ा नाम आता है वो इजिप्शियंस का आता है 3000 कबल मसीह में, जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, लॉजिक्स का इस्तेमाल किया और मैथमेटिक्स का इनिशियल जो था वो प्रोवाइड किया। उसके बाद आगे चले तो ग्रीक्स जो है उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज भी मॉडर्न मैथमेटिक्स के अंदर जो बहुत सारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो ग्रीक्स के दिए हुए हैं। ग्रीक्स के बाद मुस्लिम पीरियड आ जाता है, मुसलमानों में बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हुए रियाजी के अंदर, जैसा कि आप अलबैरूनी को देख लें, उमर खयाम को देख लें जो पर्शियन मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा ख्वारिज़मी को देख लें जिनको मॉडर्न अलजबरा का बानी कहा जाता है। मुस्लिम पीरियड के बाद अब आगे चलते हैं तो उसके बाद यूरोपियन पीरियड आ जाता है और यूरोपियन पीरियड से गुजरने के बाद मैथमेटिक्स आज हम तक पहुंचा है मॉडर्न फॉर्म में। तो ये मुख्तसर सी तारीख थी और ये आगाज था मैथमेटिक्स का। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायो के आगे टाइप्स हैं, केमिस्ट्री की आगे से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स की है, मेटाफिजिक्स वगैरह। तो इसी तरह क्या रियाजी की इल्म की आगे इकसाम हैं या नहीं है? देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा डीपली जाके एक्सप्लेन करूँ ना, तो बतौर सब्जेक्ट जो पहला मजमून इंसानियत में राइज हुआ वो फलसफा था और फलसफा टोटली बेस करता है लॉजिक के ऊपर और मैथमेटिक्स जो है वो सारा का सारा लॉजिक है। अब लॉजिक में से ही सारे सब्जेक्ट्स निकले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तमाम में बुनियादी जो चीज है वो हम लॉजिक को लेकर चलते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारे साइंसेस के सब्जेक्ट्स बजाते खुद मैथमेटिक्स यानी रियाजी की ही ब्रांचेज हैं। लेकिन अब मॉडर्न दौर में चूंकि मैथमेटिक्स को हम एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर रह के बात करें तो उसकी भी बिल्कुल ब्रांचेस हैं। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, उसमें पहली जो आती है वो प्योर मैथमेटिक्स आ जाता है और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स आ जाता है। प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपके आइडियाज होते हैं उनको रिटन फॉर्म में आप लॉजिकली प्रूव करते हैं, यानी आप किसी को आइडिया आया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसने उसको लिखा, लॉजिक के जरिए उसको प्रूफ किया, उसका थ्योरम बनाया, उसका प्रूफ दे दिया, तो ये लॉजिकली रिटन प्रूफ आ गया। अब जो रिटन सारा का सारा मैथमेटिक्स है जिसको लॉजिकली प्रूफ किया गया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद अभी ना आई हो, इसको प्योर मैथमेटिक्स से जोड़ दिया जाता है जो मैथ्स की पहली ब्रांच है। जब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स में ले जाके सॉल्व करना जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के एरिया में किया जाता है। ये दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की। इसके अलावा मॉडर्न दौर में एक और ब्रांच भी है जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहा जाता है, जिसमें शेप्स को डिस्कस किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं मौजूदा दौर में मैथमेटिक्स की एज अ सब्जेक्ट। दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके आपने चाइना की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की, बहुत सारे बैनुल-अक़वामी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आपने वहाँ पर मैथमेटिक्स की तालीम हासिल की, वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए होंगे, तो आपको क्या वहाँ पे क्या तजुर्बा था? मैं वो सुनना चाहूँगा कि किस तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के लोग मैथमेटिक्स का क्या नज़रिया रखते थे, कितना ही ज़्यादा उसके लिए वो जज्बाती थे, कितना ही ज़्यादा उसके लिए वो इंटरेस्ट रखते थे, दिलचस्पी रखते थे? देखिए, मैथमेटिक्स की फील्ड जो है एक तो ये बहुत वास्ट है, मैंने बताया जैसा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर लाइक करते हैं। तो ऐसे फोरम पे या ऐसे इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो मुख्तलिफ आइडियाज आपके सामने आते हैं। हर बंदा हर लॉजिक को अपने अंदाज, मतलब एक चीज है उसके मुताबिक हर बंदे का अपना एक ख्याल है, अपना एक आइडिया, अपनी एक लॉजिक है। तो अब एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उस पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लॉजिक्स आती हैं।
तो उसमें इंसान को बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपस में बैठते हैं और डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं, तो उससे उस प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन जो है वो हमें मिलते हैं, और हम उसको मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज से और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बजाय इसके कि आप जब इनफरादी तौर पे उसको स्टडी करते हैं तो उस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जब डिफरेंट माइंड्स उसको स्टडी करते हैं तो वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इंटरनेशनली जब हम बैठते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग, उनके अपने एक मैथमेटिक्स के बारे में कंसेप्ट, आइडियाज जब इकट्ठे होते हैं तो उसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो माहौल क्रिएट हो जाता है। सही, बिल्कुल दुरुस्त। आपने अभी कुछ नाम लिए, जिस तरह अल-बेरूनी का नाम लिया आपने, हकीम अब्दुल फ़तेह जो उनसे थे, उमर ख़य्याम का नाम लिया आपने, शरफ़ अल-तूसी का जो उनसे हमने बात की अभी, शरफ़ तूसी के बारे में मैंने बताया, और बहुत सारे जो उनसे हैं, फिसागोरस हैं, उनकी बात की। आपको क्या नहीं लगता कि क्या इन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर हमारे सब्जेक्ट्स में शामिल करनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी नामा, उनकी जो किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको किस तरह से रियाजी के इल्म की तरफ इतने ज़्यादा वो दिलचस्पी रखते थे, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए उनके लाइफ के बारे में, उनके किस तरह से उन्होंने इस पे काम किया। क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनके लाइफ के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये वो शख्सियात थी जिन्होंने अपनी जिंदगियां एक तरह से डेडिकेट कर दी थी इस सब्जेक्ट को। ठीक है, इन शख्सियात को अगर आप उठा लें तो इनका उठना बैठना सोना जागना इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ऑल टाइम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के तमाम साल इन सब्जेक्ट्स को दिए और उसके बाद उनमें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इन शख्सियात से रोशनास करवाएं, इनके कारनामों से रोशनास करवाएं। अब हम अगर उनकी इन्वेंशन को बताते हैं कि ये आइडिया मैथमेटिक्स के अंदर फलां शख्सियत ने दिया है, तो उनकी जिंदगी का अगर हम ना बताएं तो ये मेरे ख्याल में एक नाइंसाफी होगी। जैसे उन्होंने अपनी जिंदगियां डेडिकेट की इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम तक पहुंचाने के लिए, इसी तरह हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली नस्लों को हम इनके नाम से, इनकी शख्सियात से, इनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं से और इनकी तमाम कंट्रीब्यूशन से रोशनास करवाएं, ताकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये तमाम शख्सियात जो हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ सकें और हमारे आने वाली नस्लें इनको फॉलो करके उन्हीं के तरह के कारनामे जो है वो सरअंजाम दे सकें। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर अब देखें मेडिसिन की फील्ड के अंदर या साइंस की फील्ड के अंदर बहुत रिसर्च वर्क हो रहा है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, दवाइयाँ दरियाफ्त की जा रही हैं। क्या रियाजी के इल्म के अंदर, इल्म रियाजियात के अंदर रिसर्च वर्क हो रहा है? जी बिल्कुल, रियाजी का रिसर्च एरिया इतना वसी है कि मैं समझता हूँ कि कायनात में कोई चीज भी इससे बाहर नहीं है। आपके पास कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मैं अगर छोटी सी मिसाल से आपको ये बात समझाना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चाय का एक कप है, वो आपके पास एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो चाय का कप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। अब अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि हीट किस तरीके से उस कप से एयर में या उस एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हुई, किस रेट के साथ ट्रांसफर हुई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सामने रखते हुए इस पूरे प्रॉब्लम को मैथमेटिकल सिंबल्स के अंदर ले जाके एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और इसके अंदर जो जो चीजें अननोन होंगी उस मैथमेटिकल मॉडल का सोल्यूशन निकालेंगे और वो प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल थी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस को या उसकी रिसर्च को समझने के लिए। इसी तरह इंजीनियरिंग आप देख लें, जो इंजीनियर्स के प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स को यूज करते हुए, जैसे कि पुराने दौर में आप देखें या पुराने महल्लात जो बादशाहों के वो होते थे, उनके अंदर एक खास किस्म का दरवाजों को एक खास किस्म की शेप दी जाती थी। वो पैराबोलिक शेप थी मैथमेटिक्स की, बड़ी मशहूर। आज भी कई ब्रिजेस हमें उसी पैराबोलिक शेप के ऊपर नजर आते हैं। तो इंजीनियरिंग सारी की सारी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस के ऊपर है। इसी तरह मॉडर्न दौर में जो मिसाइल सिस्टम है या स्पेस में जो मिसाइल भेजे जाते हैं, उनका जो रूट डिफाइन किया जाता है, पैराबोलिक रूट हो या कोई और रूट हो, ये सारा का सारा मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस है। तो मैथमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे हर जगह पे मौजूद है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। प्रोफेसर, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता है, मुझे रियाजी के सवालात मुझसे नहीं होते, मैंने नहीं करना, उनकी जान जाती है रियाजी से, उनके बारे में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे या उन्हें कोई बात कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, आपके इस क्वेश्चन को ना मैं मशहूर जो मुसलमान एक फिलोसफर और हिस्टोरियन थे अब्दुल रहमान इब्न खुल्दून,
उनके एक कॉल से मैं जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने लिखा, ये कॉल मैंने अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ा था। तो वो लिखते हैं कि मैथ जो है वो एक साबुन की तरह है, कपड़ों के लिए एक साबुन की तरह है। जिस तरह एक साबुन कपड़ों का डर्ट और उसकी गर्दो गुबार सब कुछ दूर कर देता है, धो के उन्हें उजला कर देता है, तो मैथमेटिक्स इसी तरह इंसानी ज़हन को साफ-सुथरा और उजला कर देता है। उसके ज़हन में जो भी कच्चियाँ खामियाँ, मैथमेटिक्स उसको दूर कर देता है। तो मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, जब आप इसको पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग एक तरह से धुल जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स में आप बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यही मशवरा है कि वो मैथमेटिक्स को पढ़ें। अगर उनको मुश्किल लगता है, तो मुश्किल चीज़ को एज़ टारगेट लेके वो अचीव करें। उसके बाद मैथमेटिक्स भी उनके लिए आसान होगा और बाकी किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ना उनके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हर तरह के जितने भी सवालात थे बहुत खूबसूरती से उनको क्लियर किया हमारे जहनों से। उम्मीद करता हूँ कि इन जो जवाबात हैं वो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएँ। अभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में इसी तरह किसी मौजू को लेकर आपसे ज़रूर बात की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखा गया, रिसर्चर्स ने बताया कि जब एक बच्चा कोई रियाजी का सवाल हल कर लेता है तो उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो उसको खुश भी करता है और साथ साथ उसकी बॉडी को सुकून देता है। उसके अंदर एक राहत की कैफियत आ जाती है और वो बहुत अच्छा फील करता है। फिर ये भी देखा गया, रिसर्चर्स ने बताया कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई रियाजी के सवालात को हल करते हैं, बैठ के उन मुश्किलात को, सॉल्यूशंस को, फार्मूलों को लगा के हल करते हैं, उनके अंदर अल्ज़ाइमर डिजीज़, जो दिमाग की एक डिजीज़ है जो बुढ़ापे में जाके होती है, इस पर हमने पूरा प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह, तो वो नहीं होती। अल्ज़ाइमर डिजीज़ के ना होने की वजह से तो वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मैथमेटिक्स के, रियाजी के सवालात हल किए। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बंदों को लिया, पेशेंट्स को लिया, अल्ज़ाइमर वालों को, उनकी हिस्ट्री ली, फिर उन लोगों के लिए लीजिए उन्होंने रियाजी के सवालात काफ़ी ज़िंदगी में हल किए। तो इस तरह बहुत से फ़वाइद हैं। आप अभी अपने घर के अंदर अगर मौजूद हैं तो मैं आपको बताऊं रियाजी कहाँ कहाँ है। आपके किचन के अंदर जब आप खाना बना रहे हैं तो आपकी अम्मी जान जब खाना 6 बंदों का खाना बना रही हैं तो उन्हें पता 6 बंदों के खाना बनाने के 2 प्याज इस्तेमाल होंगे, 2 टमाटर इस्तेमाल होंगे, 2 चम्मच तेल उसमें डलेगा, 2 गिलास पानी डालेंगे, उधर जो चावल हैं वो कितने गिलास उसके अंदर डालने हैं, ये हिसाब किताब भी रियाजी है। आपके घर में लगी हुई जो पेंटिंग है उसके अंदर जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है कि सुर्ख कितना होगा, पीला कितना होगा, नीला कितना होगा और बाकी जितने भी रंग हैं वो कितने मिकदार में और कितने कितने एरिए पे उनको रखना है, ये भी रियाजी है। आपके बागीचे में मौजूद माली जो काम कर रहा है वो भी रियाजी के तौर पे वहाँ पर लगाए गए फूल पौधे जितने भी हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। आप अपने घर से बाहर निकलें, जब आप बाहर निकलते हैं दुकानदार जो आपको चीज़ें तोल के दे रहा है, दुकानदार आपको चीज़ों को जो हिसाब किताब करके आपको चीज़ें दे रहा है, पैसे लेके कितने किलो देनी है, इतने पैसों में कितनी आएगी, वो भी रियाजी है। अब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको कोई इंजरी होगी है, अब आपको उसने जो वहाँ पर ड्रिप लगानी है, कितने कतरे आने चाहिए 1 सेकंड के अंदर, कितनी ज़्यादा आपको वो ड्रिप लगनी है, 1 लगनी है, 2 लगनी है, आपको आपकी चोट के हिसाब से। आपका अगर खून काफ़ी ज़्यादा बह गया है या आपको कोई बर्न इंजरी हो गया, आपका जिस्म का कोई हिस्सा जल गया खुदा न खास्ता, तो उसके लिए आपको जो ड्रिप लगेगी उसका भी हिसाब किताब होगा। जब आप किसी ग्राउंड में खेलने जाते हैं, वहाँ पर मौजूद जो आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर कितने ओवर हैं, 1 ओवर में 6 बॉल्स हैं और एक 9 बॉल के कितने स्कोर कटेंगे, ये सारा कुछ हिसाब और रियाजी है। आपकी फ़िज़िक्स के अंदर जब आप देखते हैं या केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर किसी केमिकल के तैयार करने में, किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ तैयार कर रही हैं तो कितनी मिकदार में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर कितने वर्कर मौजूद हैं, वो भी रियाजी है। आपके एक पूरे शहर के अंदर मौजूद हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो भी आपके पॉपुलेशन जो उनकी मिकदार है लोगों की उसकी बेस पे है। तो आप रियाजी की अहमियत है। अभी एक सेगमेंट शामिल करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा रियाजी के अंदर वीक है, उसको ये बोलना बंद करवा दें कि वो कहे कि मैं रियाजी में वीक हूँ। उसको बताएं,
शरफ अल-तूसी की बातें बताएं, उमर ख़य्याम की ज़िंदगी नामे के बारे में बताएं, उसको बताएं कि किस तरह फिसागोरस ने फिसागोरस थ्योरम बनाया, उसके ज़िंदगी नामे थे जो उनसे उनकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले वाक़यात को बताएं, ताकि उसका रुझान हो, दिलचस्पी हो, उसके मोबाइल में वो गेमें इंस्टॉल करें जो रियाजी के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चे को रियाजी की तरफ राग़िब करवाएं, क्योंकि अगर रियाजी में वो हिसाब के अंदर अच्छा होगा तो ख़ुद ब खुद उसका जहन अच्छा होता जाएगा। आप उम्मीद करता हूँ कि मैंने रियाजी के ऊपर जितनी बातें की हैं उससे आपको इस्तेफ़ादा हुआ होगा, आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा आपको रियाजी के बारे में। तो ये था आज का प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ अली कुमैल आपकी खिदमत में हाजिर होगा और फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।